हाय डियर, आज मैं 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और 11th के फिजिक्स में मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। और मैकेनिक्स में कैनेमैटिक्स पोर्शन से जो टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है? और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक का नाम है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप कैनेमैटिक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छा से कैनेमैटिक्स को समझना चाहते हैं, या यूँ बोले कि मैकेनिक्स अगर समझना चाहते हैं, पूरा मैकेनिक्स, पूरा फिजिक्स को समझना चाहते हैं, तो कैनेमैटिक्स का पैरामीटर जो होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और मैकेनिक्स में जो पैरामीटर है वो है डिस्टेंस, आपको कंप्लीटली होना चाहिए, कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है स्पीड, फिर आता है वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन। ये पांचों पैरामीटर आपको कंठस्थ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर एक तरह से, मतलब कि वो टॉपिक में पकड़ आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी आज पढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर छोटा छोटा क्वेश्चन हम बनाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई भी बुक का क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए, वादा है मेरा, है ना। बस वीडियो को रेगुलर देखिए, नोट्स बनाते जाइए, और जो क्वेश्चन हम कराते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, आप उसी को बनाइए पहले। उसके बाद देखिएगा आपसे ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनना शुरू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। कि आखिर डिस्टेंस होता क्या है? आज का टॉपिक है मेरा डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, डिस्टेंस। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी। और डिस्टेंस के जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फोर्स को एफ, वेलोसिटी को भी, एनर्जी को यू, ई दोनों से लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से डिस्टेंस के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहीं कहीं एक्स से करते हैं, कहीं पे एस से करते हैं, कहीं पे डी पे करते हैं, कहीं पे कैपिटल डी से करते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस, है ना। एस लिखा हुआ है मतलब डिस्टेंस का बात हो रहा है, एस लिखा हुआ है मतलब डिस्टेंस का बात हो रहा है। बात आ रही समझ में, है ना। डिस्टेंस का हिंदी हो गया दूरी, और दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं एस, एस डी या डी से। ये दोनों आपको मार्केट में ज्यादा मिलेगा। बात क्लियर है? अब चलते हैं डिफिनेशन पे कि आखिर डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है? तो एक लाइन लिखेंगे इसमें हम लोग सिंपल सा कि इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? चलिए लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, डिफिनेशन होता है इट इज ए लेंथ ऑफ, या इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ travel by an object is called distance। ये हो गया आपका डिफिनेशन। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको समझिए कि आखिर है क्या। बात समझ में आ रही है? जैसे सिंपल सी बात, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये है P और ये है R, समझिएगा, ये है P और ये क्या है R, और गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये एक गाड़ी है जो यहाँ से चलना शुरू कर रही है, P से चलना शुरू कर रही है और R पे जाती है। ये एक रास्ता हम ले लिए, स्ट्रेट लाइन ये रास्ता है, ये जो रास्ता लिया हुआ वो स्ट्रेट लाइन है, और ये 500 मीटर है। बात समझिएगा, गाड़ी कहाँ पे है? P पे है, और जाती कहाँ पे है? R पे है। ठीक है, और देखिए P और R का बीच का जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वो कितना है? 500 मीटर है। तो मेरा सवाल को ध्यान से समझिए और आप जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि एक कार है, ये कार है जो A से R जाती है। ये कार A से कहाँ जाती है? R जाती है। तो बताइए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? सिंपल सवाल। एक कार ट्रेवल P to R, a car travel P to R, then find distance covered by the car। बात समझ में आ रही है?
तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप जो भी सोचे होंगे, अगर आप 500 मीटर सोचे हैं तो ये आंसर जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कि सर एक आंसर सही और गलत कैसे हो सकता है, तो देखिए आपको हम कंसेप्ट को समझाते हैं कि कब ये सही हो जाएगा और कब ये गलत हो जाएगा। अभी हम प्रूफ कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया कि कार जो है वो P से R जाती है, ये बोला गया सिर्फ कि P से R जाती है। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा। ये जो सवाल है, इस सवाल में ही एक बात छुपा हुआ है। वो क्या है कि P से अगर R जाती है तो किस रास्ते से जाती है, ये तो बताया ही नहीं सवाल में। बात समझिएगा, ये आपको फोकस करने के लिए कि इसी रास्ते से जा रही है, तो कंफर्म ही नहीं किया था किसी रास्ते से जा रही है। P से R जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। इधर से भी ये गाड़ी जा सकती है, इधर से भी ये गाड़ी जा सकती है। ये रास्ता हो सकता है कि 700 मीटर है, ये रास्ता हो सकता है कि 800 मीटर है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जब तक, कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक रास्ता क्लियर ना करे सवाल में, तब तक आप डिस्टेंस बता ही नहीं सकते हैं। बात समझिए, P से R गाड़ी जाती है, इतना बोलने से नहीं होगा। P से अगर R जाती है तो बताइए किस रास्ते से जाती है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने का बहुत सारे रास्ता हो सकता है। आप सिंपल सी बात समझिए कि ये आपका घर है यहाँ से, और आप कोई शहर जा रहे हैं। बात समझिएगा, घर से शहर जाने का बहुत अनेक रास्ता हो सकता है। तो जब तक रास्ता नहीं क्लियर होगा तब तक हम लोग डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं। यही कंसेप्ट है डिस्टेंस का, कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि कौन से रास्ता से वो गया। बात समझ में आ रही है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि कौन से रास्ता से वो ट्रेवल कर रहा है। बात क्लियर है। जैसे रास्ता क्लियर हो जाएगा उसके बाद उसी रास्ता का जो लेंथ होगा उसी को डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पाथ 1 है, मान लेते हैं कि ये पाथ 1 है आपका, ये पाथ 2 है आपका। ठीक है, ये पाथ जो है वो पाथ 3 है आपका। समझिएगा बात को, है ना। और अगर सवाल अभी इस तरह से पूछता है, ए कार ट्रेवल P to R बाय पाथ 1, अगर पाथ 1 से गाड़ी जा रही है, पाथ 1 से गाड़ी जा रही है, तो बता दीजिए डिस्टेंस कितना होगा। P से R एक गाड़ी है और पाथ 1 से जा रही है, तो देखिए पाथ 1 को मेजर करना शुरू कर देंगे। जिस रास्ता से गाड़ी जा रही है उसी रास्ता को मेजर करना है। तो अगर पाथ 1 से जा रही है तो यहाँ डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 मीटर। ये सही जवाब है। फिक्स हो गया, अब यहाँ चेंज हो ही नहीं सकता। रास्ता भी फिक्स किया हुआ है और पोजीशन भी फिक्स किया हुआ है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर सवाल ये पूछ देगा कि बताइए कि किस पाथ से, अगर पाथ 2 से जा रही है गाड़ी, पाथ 2 से जा रही है, तब बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 500 मीटर फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रास्ता बता दिया। और अगर इसी तरह से पूछ दिया कि पाथ 3 से जा रही है, तो बताइए आप लोग सोच के आंसर कितना होगा। अगर आपके दिमाग में 600 चल रहा है, 800 चल रहा है, तो सही जवाब है कि S का वैल्यू कितना होगा, 800 मीटर। तो ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, और वो बात ये है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें रास्ता पता होना चाहिए। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रास्ता। अगर रास्ता पता है तो उसी रास्ता का जो लेंथ होगा, एक्चुअल लेंथ, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। अब आ जाइए आप लोग डिफिनेशन पे। यहाँ लिखा हुआ है इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। बात क्लियर है। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर है तो एक दो जवाब आप लोग ध्यान से दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, ये बीच का एंगल है 90 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री। ये दिया हुआ है आपको, ये 8 मीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 6 मीटर, ऐसा ये दिया हुआ है 6 मीटर। अब एक गाड़ी है जो P से R आती है, या एक पॉइंट, एक कोई पार्टिकल है, ध्यान से देखिए,
P से कहाँ आती है, R आती है, और ये पाथ 1 लेते हैं, इस पाथ 1 लेते हैं, इस पाथ को 2 लेते हैं। बात को समझिएगा, ये आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें भी ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है ये पार्टिकल ट्रेवल P to R बाय पाथ 1, बात को समझिएगा, बाय पाथ 1, देन फाइंड डिस्टेंस। सोच के बताइए आंसर क्या होगा, है ना। पाथ 1 से आ रही है, मतलब ये वाला पाथ से, ये वाला पाथ से, तो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पाथ 1 से आ रही है, मतलब इस पाथ से आ रही, P से आ, ठीक है, तो हम लोग इस रास्ता को मेजर करेंगे, ना कि इस रास्ता को। यहां से यहां तक आने का 2 रास्ता दिया गया है, लेकिन जब बोलेगा कि जब वो बाय पाथ 1 से आती है, बाय पाथ 1 से आती है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो पाथ 1 से आती है तो पाथ 1 को मेजर करेंगे, ये दिमाग में रखना है कि अगर पाथ 1 से आती है तो पाथ 1 को मेजर करेंगे, और ये पाथ 1 को मेजर करेंगे कितना हो जाएगा, P से Q प्लस आपका हो जाएगा Q से R, तो क्या हो जाएगा आपका 8 + 6, दैट मीन्स 14 मीटर आंसर। बात समझ में आ रही है, 14 मीटर आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर सवाल ये पूछ दिया कि बताओ पाथ 2 से अगर गाड़ी जाती है, देन फाइंड डिस्टेंस, जब पाथ 2 से जाएगी तब क्या होगा डिस्टेंस, वो बताइए। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ही एक कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप जानते हैं तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। और जो आंसर चाहिए, हम लोग जो आंसर बताने वाले हैं वो ये वाला बताने वाले हैं, P से R, तो ये वाला लेंथ अबर लेना है, ना कि ये वाला, क्योंकि गाड़ी इधर से आ रही है। गाड़ी अगर इधर से आ रही है तो ये वाला लेंथ लेंगे। बात आ रही समझ में। और ये लेंथ निकालने का आपके पास फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो जब हम पाथ 2 का बात करेंगे तो S का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। तो बताइए, तो H जो होगा वही आंसर होगा। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ से थोड़ा सा गणित को लगाइए। यहाँ पे B हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ हो गया 36, और यहाँ हो जाएगा 64, फिर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 100 से बाहर कितना निकलेगा 10, तो 10 मीटर जो आपका यहाँ आया, H का वैल्यू जो 10 मीटर आया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से आपका थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर इतना बात याद है, देखिए डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन करना है, डिस्टेंस का अगर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बुक से तैयारी मत कीजिए, कंसेप्ट का तैयारी कीजिए, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा, है ना। कोई भी अगर ये राय देता है ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, बुक नहीं पढ़ा जाता है, कंसेप्ट पढ़ा जाता है। कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो इतना निचोड़ दो उसको कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। जैसे डिस्टेंस आज हम पढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस को आपको इस हिसाब से पढ़ा देंगे आपको कि फिर किसी बुक का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। और कोई भी बुक का क्वेश्चन उठाइएगा तो ये जो कंसेप्ट आज मैं बता दी आपको वो यूज कीजिएगा, देखिएगा वो क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा। और वो कंसेप्ट क्या है कि डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ता को पकड़ना है, रास्ता को मेजर कर लेना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अगर इतना बात क्लियर है तो थोड़ा सा हम थ्योरी का बात कर लें, है ना। इसमें थोड़ा सा जो थ्योरी होता है उस पर बात कर लें कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा यूनिट वगैरह, है ना। आप लोग अभी 11th में सिर्फ है तो थोड़ा सा इस सब में दिक्कत होगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम समझा दें, ठीक है। इतना बात अगर आप समझ गए तो समझिए कि डिस्टेंस का डिफिनेशन आपको क्लियर है, कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। अब आता है फॉर्मूला कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। लिख देंगे हम लोग टोटल लेंथ ऑफ पाथ। बात समझ में आ रही है, यही होता है ओरिजिनल फॉर्मूला, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर v = s/t हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े हैं फॉर्मूला, तो यहाँ से s = हो जाएगा v × t, तो ये हो गया फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला होगा, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। लेकिन बात को समझिए कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए स्पीड आपको पता होना चाहिए, टाइम आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, तब आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीड पता ही नहीं है, टाइम भी आपको पता नहीं है, फिर भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, टोटल लेंथ ऑफ पाथ।
कैसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड जो दिख रहा है आपको, या ये पॉइंट ले लेते हैं, चलिए P से R एक पार्टिकल जाती है और ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, इसी रास्ता से जा रही है और ये लेंथ जो है 50 मीटर है। बात को समझिएगा, P से R जाती है एक चींटी 1 आवर में, तो कितना होगा डिस्टेंस होगा 50 मीटर। 1 आवर में जाएगा या कुछ भी है ना। P से अगर R जाती है 1 आवर में तो कितना होगा डिस्टेंस 50 मीटर, क्योंकि इसी रास्ते से जा रही है। अब अगर यही चींटी का नियत खराब हो गया और स्लो चलने लगी और 2 घंटा में जाती है, तो क्या लगता है आपको डिस्टेंस कितना होगा? अरे 50 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ही जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जब ये 2 घंटा हुआ तो टाइम चेंज हो गया, तो क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो चेंज होना चाहिए। टाइम चेंज हो गया तो डिस्टेंस पे किसी तरह का प्रभाव आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी भी उसी रेशियो में चेंज हो गया होगा। जब 1 घंटा लगाई होगी चींटी तो स्पीड चली होगी थोड़ा सा, और जब 2 घंटा लगाई होगी तो वो स्लो चली होगी थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बोले, बात समझ में, अगर आपसे कोई ये बोले कि एक चींटी P से R जाती है, सिंपल बोल दे कि P से R एक चींटी जाती है और यह स्ट्रेट लाइन 50 मीटर है, या फिर या चलो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक रस्सी है, एक रस्सी से इस पॉइंट तक एक चींटी जाती है, बता दो डिस्टेंस कितना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ना हमको टाइम का जरूरत है और ना ही स्पीड का जरूरत है। अगर हमको कोई बोल दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट एक चींटी जाती है और ये इसी रास्ते से जाती है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल है, फीता लाएंगे, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, बोलेंगे 12 मीटर आंसर। कहाँ पे हमको स्पीड का जरूरत पड़ा और कहाँ टाइम का जरूरत पड़ा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ। हम पाथ का लेंथ मेजर कर लिए, वही आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया डिस्टेंस का। अगर आपके दिमाग में ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब आपको स्पीड और टाइम पता हो। और अभी तो हम शुरू किए हैं टॉपिक को, तो इसको कहाँ से लाएं। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग स्पीड में जाएंगे तब इसको ले आएंगे। बात क्लियर है? तो क्या याद रखेंगे, डिस्टेंस का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ। अब आता है ऐसा यूनिट, जैसे आप मांस वगैरह खरीदने जाते हैं, किसी चावल खरीदने जाते हैं, लास्ट में बोलते हैं 1 kg चावल दो। लिक्विड खरीदने जाते हैं तो 1 लीटर लिक्विड दो। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 1 kg लिक्विड दो, ऐसा। बात समझ में आ रही है? पता चले कोई लड़का गया चीनी खरीदने और बोला 2 लीटर चीनी दो, ठीक है, कांड हो जाएगा उसके साथ। ऐसा नहीं होता है। लास्ट में जो यूनिट लगता है ना, वो उसका दिया हुआ पहले से डिफाइंड है। तो उसी तरह जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, जब भी हम लोग लेंथ मेजर करते हैं तो उस समय जो यूनिट लगता है वो होता है मीटर, उसे कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कहने का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो यूनिट पूरा दुनिया में चलता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, यहाँ बोल देगा कोई कि ये देखो पी और आर है, थोड़ा सा बताओ कि कितना लंबा है, कितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम लोग बोलेंगे 5 मीटर, 10 मीटर, 40 मीटर। तो लास्ट में क्या लगा रहे हैं, मीटर। तो अब जब चाइना जाइएगा, जब आप कहीं और कोई और कंट्री में जाइएगा, तो वहाँ पर भी मीटर ही लगेगा। क्यों? उसी को बोला गया ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरा दुनिया में यूज हो रहा है। उस यूनिट को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। तो उसी तरह से यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। बात समझ में आ रही है? एक होता है सीजीएस यूनिट, ये सब थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझिएगा, है ना, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटी में बदल दो सेंटीमीटर में, जी मतलब ग्राम में, और एस मतलब सेकेंड में। मतलब जो भी ऐसा यूनिट है उसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में बदल दो। तो मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। मास है मतलब केजी है नहीं ना, तो उसको ग्राम में बदल देते। और आवर रहता तो उसको सेकेंड में बदल देते। ठीक है, तो है ही नहीं, तो इसका हो गया सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट हो गया मीटर और सीजीएस यूनिट हो गया आपका सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक में हम लगाएंगे स्केलर और एक में लगाएंगे वेक्टर। समझिएगा, एक में लगाएंगे हम लोग स्केलर
और एक में लगाएंगे वेक्टर, मतलब कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आज आप समझ लीजिए कि किस में स्केलर लगाएंगे और किस में वेक्टर लगाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब आपको स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको समझा सके। स्केलर उसमें लगाया जाता है जिसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, जिसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है उसमें लगाते हैं स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है, डायरेक्शन के बिना वो बात अधूरा होता है, उसमें लगाते हैं वेक्टर। जैसे डायरेक्शन अगर बताना पड़ रहा है तब बात जाके कंप्लीट हुआ तो लगा देंगे वेक्टर, और बिना डायरेक्शन बताए बात कंप्लीट हो गया तब क्या लगा देंगे, स्केलर। बात समझ में आ रही है? एक एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लिया जाए एक स्कूटी है, एक स्कूटी आप चलाना शुरू किए घर से। जब आप घर से चलना शुरू किए, है ना, आप भैया को या पेरेंट्स को बोलें कि दीजिए थोड़ा मार्केट से आते हैं, बात क्लियर है, मार्केट से आते हैं घूम के, ठीक है। तो भैया जो है या फिर पेरेंट्स जो है आपके वो चलाक निकले थोड़ा सा, वहाँ पे देख लिए कि स्कूटी पहले से चला हुआ है, 500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। स्कूटी कितना चल चुकी? 500 किलोमीटर। अब आराम से उसको घूम फिर के आए, बहुत हिसाब किताब से 2 घंटा 4 घंटा के बाद चुप्पे से जाके स्कूटी को रख दिए रूम में, ठीक है। अगर इस जर्नी के दरमियान आपके पेरेंट्स को डिस्टेंस ज्ञात करने का जरूरत पड़ा तो आपसे नहीं पूछेगा कि तुम किस किस डायरेक्शन से घूम के आया। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि वहां जाएगा सीधे स्पीडोमीटर में जाके देखेगा कि जब बेटा निकला था 500 किलोमीटर था, जब आया तो 580 किलोमीटर बता रहा है, 580 किलोमीटर बता रहा है। तो सीधे बस दिमाग लगा के बता देगा कि 80 किलोमीटर तुम गाड़ी को चलाया है, मतलब 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ तो डायरेक्शन पूछा ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखा जाता है, स्केलर। बात समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल जो आपको समझ में आ जाएगा। आप कोई चावल लेने गए, गेहूं लेने गए, आटा लेने गए दुकान के पास, है ना, तो आप जब बोलते हैं 10 केजी चावल दीजिए तो सीधे इतना ही तो बोलते हैं कि 10 केजी चावल दीजिए, वो आराम से 10 केजी चावल देता है, पैसा देते हैं, आ जाते हैं। आप बोलते हैं 5 केजी आलू दीजिए, वो देता है, आप आ जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं कोई बोलता है कि 5 किलो चावल दीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, और 3 किलो तेल दीजिए लेफ्ट में, या 4 केजी आलू दीजिए आपका ईस्ट में या वेस्ट में। ऐसा लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो जहाँ पर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ना पड़े उसी फिजिकल क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर कहाँ लिखेंगे? वेक्टर जहाँ पर डायरेक्शन बताना पड़े, बिना बताए कंप्लीट बात हो ही नहीं। जैसे मान लिया जाए, है ना, एक कार खड़ी है, उस कार में आप बैठे हुए हैं और कार फंसी हुई है। आप अपने दोस्त को बोले, पता चला कि उधर से आपका कोई दोस्त को प्रिय मित्र पास हो रहा है, तो आप उससे बोले कि यार थोड़ा सा धक्का दे दो गाड़ी को, तो वो आपसे तुरंत एक सवाल पूछेगा, और वो सवाल ये पूछेगा कि बताओ जो धक्का देना है वो आगे देना है कि पीछे देना है। पता चले कि जिधर गड्ढा उधर ही धक्का दे दिया तो फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो फोर्स लगाने के पहले डायरेक्शन बताना पड़ता है। दैट मीन्स कि फोर्स जब भी आता है वो आता है वेक्टर में। बात समझ में आ रही है? आप किसी चीज को आप धक्का देते हैं, मान लीजिए वॉल को ही धक्का दे रहे हैं, इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं या अपवर्ड में है, या ऊपर या नीचे डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर हम लोग डायरेक्शन बताते हैं वो होता है वेक्टर, जहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताते हैं वो होता है स्केलर। और भी अच्छा से ये एक्सप्लेन होगा जब ये चैप्टर आएगा स्केलर और वेक्टर तब। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे देख लिए हम लोग कि इसके डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको अगर वैल्यू पता है, रास्ता पता है, तो रास्ता का जो भी लेंथ होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। इसीलिए इसमें क्या लिखा गया, स्केलर। बात क्लियर है? इसीलिए इसमें क्या लिखा गया, स्केलर, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। अब देखिए एक बात हम यहीं पर आपको बता दें कि जो भी स्केलर होगा वो उसका वैल्यू या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस में बी पॉजिटिव और 0, नेवर नेगेटिव, बट लेकिन नेवर नेगेटिव।
कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो कभी जीरो आएगा और कभी पॉजिटिव आएगा। मतलब 5 किलोमीटर चलें, 20 किलोमीटर चलें, 40 किलोमीटर चलें या नहीं चलें, बैठे हुए तो नहीं चलें, जीरो है ना। कोई गाड़ी खड़ी है, आपसे कोई पूछा, सुबह आके पूछा गाड़ी कितना चली है तो बता दिए 500 किलोमीटर। जब रात में आके पूछा गाड़ी चली नहीं, कितना चला, सुबह से कितना चला, 0 किलोमीटर। लेकिन कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं दे पाएगा कोई। ऐसा नहीं कि -5 किलोमीटर चले और थक गए, -3 किलोमीटर चले और थक गए। बात समझ में आ रही है? ये कोई जवाब नहीं देता है। जो भी जवाब देता है वो या तो जीरो में देता है या तो प्लस में देता है, माइनस कभी नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड निकलता है, डायरेक्शन नहीं निकलता है, इसमें माइनस में कहाँ से होगा। और मैग्नीट्यूड या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है ना, माइनस नहीं होता। जैसे आप कुछ चीज़ खाते हैं तो मैग्नीट्यूड है वो वहाँ पे सिर्फ, ठीक है, एक खाएंगे तो या 2 समोसा खाएं, 4 समोसा खाएं या तो नहीं खाएं। कोई ऐसा थोड़ी नहीं बोलेगा कि -4 समोसा खाएं, -20 रसगुल्ला खा खाएं, -72 ये किए। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी डिस्टेंस का जो आंसर होता है वो माइनस में नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है फॉर्मूला से, और फॉर्मूला से क्या लिखा जाता है। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला का थोड़ा सा हम लॉजिक दे दें, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बदलने के लिए क्या है यहाँ पे तरीका। जैसे अगर फॉर्मूला में मास रहा तो ले लो कैपिटल एम, डायमेंशन फॉर्मूला मास का। अगर लेंथ रहा तो कैपिटल एल ले लो, और अगर टाइम रहा तो कैपिटल टी ले लो, और अगर नहीं रहा तो m0 ले लो, अगर नहीं रहा तो l0 ले लो, और अगर टाइम नहीं रहा तो t0 ले लो। अगर फॉर्मूला में मास रहा तो m, लेंथ रहा तो कैपिटल L, टाइम रहा तो कैपिटल T, और अगर नहीं रहा तो m0, नहीं रहा तो l0, नहीं रहा तो t0। अब आप इसके फॉर्मूला को देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है यहाँ पे तो L लेंगे सीधे। तो यही हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि मास यहाँ है ही नहीं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ मास है तो वहाँ m लेना पड़ेगा, यहाँ पे मास तो है ही नहीं, तो यहाँ सिर्फ क्या ले लिए L। अब अगर आपको लिखना है m और t के फॉर्मेट में तो इसी को लिख सकते हैं यहाँ से m0 L t के पावर 0, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात सेम है। ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक जो VVI पॉइंट हो सकता है इसके लिए, और वो ये है कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये VVI हो गया कि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जब जब पाथ बदलेगी तब तब डिस्टेंस बदलेगा। आप देख लीजिए इस सवाल में, है ना। अगर हम P से R जाने के लिए हर बार रास्ता को बदलेंगे तो हर बार डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वही लाइन लिखा हुआ है कि डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है। तो बस ये लाइन आपको याद रखना है इसके लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया ये सारा चीज़ डिस्टेंस के लिए है। एक बार थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट के अंदर फिर से बता दें। डिस्टेंस का हिंदी दूरी होता है, दूरी को x से रिप्रेजेंट करते हैं, s से करते हैं, d से करते हैं और d से करते हैं। डिस्टेंस इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अगर P से R कोई गाड़ी जा रही है, कोई पूछ दिया P से R अगर गाड़ी जा रही है बताइए डिस्टेंस कितना होगा, तो तुरंत बोलेंगे बताओ कौन से रास्ता से गया। अगर इस रास्ते से गया तो ये वाला लेंथ लेंगे, अगर इस रास्ते से गया तो ये वाला लेंथ लेंगे, और अगर इस रास्ते से गया तो ये वाला लेंथ लेंगे। बात क्लियर है? उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ये हो गया मेरा टोटल लेंथ ऑफ पाथ। दूसरा होता है SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में, ना कि लीटर में। कोई बोलेगा 2 लीटर पानी, 2 लीटर धोती दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वहाँ धोती क्या लेंथ से आता है तो फीट में होगा, मीटर में होगा। बात आप समझ रहे हैं, है ना। तो SI यूनिट क्या हो गया मीटर में। CGS यूनिट क्या हो गया आपका सेंटीमीटर। ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन से इसको लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर हो गया। अब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा,
पॉजिटिव या तो जीरो, ठीक है, बट नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आता है डायमेंशन फार्मूला, तो ये होता है एल एम जीरो एल टी के पावर जीरो। अब लास्ट होता है डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ कहने का मीनिंग है कि जब जब हम लोग पाथ बदलेंगे सॉरी, तब तब डिस्टेंस जो होगा वो बदल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। आप अगर इतनी सी बात याद रखते हैं तो गारंटी देते हैं कि कल जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसी टॉपिक पे देखिएगा, हम न्यूमेरिकल्स को जीरो से शुरू करेंगे और हीरो तक पहुंचाएंगे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि शुरू यहाँ से हुआ और लास्ट यहाँ पे हुआ। आप देखिएगा कल का वीडियो, अगर आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल का न्यूमेरिकल का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। और एक वादा और करते हैं कि जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी थ्योरी के अंदर से करेंगे। एक भी लाइन हम कल एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी से करेंगे। कल भी वही लाइन बोलेंगे कि गाड़ी जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ता को मेजर कर लो, उस रास्ता को माप लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट्स बनाते जाइए और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और हो सके तो कमेंट कीजिए कि किस तरह का वीडियो आप और चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, थैंक यू।